नमस्कार साथियों। चाणक्य कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो अभी तक हमने डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी में लगभग 5 टॉपिक हमारे कवर हुए। उन सभी के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बने हैं और बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश पटवारी, जेओआईटी तथा सभी छोटे बड़े एग्जामिनेशन के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रह रही। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बाय विच एक्ट वाज द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, ठीक है, वो किस अधिनियम के तहत आई थी। ठीक है, सॉरी, by which act was the governor general of India given the power to issue ordinance। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 123 में होती है। ठीक है, ये पावर सबसे पहले गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर बी है, 1861 में गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पावर दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज, ठीक है, एक्ट पास्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। बहुत सिंपल प्रश्न है, 1773, 1771, 1785, 1793। तो बहुत सबसे पहला कानून ही भारत में बनने वाला, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1773 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर आपने पढ़ा है 1909 में, 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। ठीक है, इसके तहत क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम, इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन, प्रिपेयरिंग इंडियंस फॉर वॉर कॉपरेशन या ग्रांटिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आप इसका आंसर ए कर लोगे, सेपरेट इलेक्ट्रोल जो आपका सिस्टम था, मुस्लिम लीग को पहली बार अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाज, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या सार था। 1999 में, सॉरी 1919 के में, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, इसमें ऑप्शन है ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, डायरकी इन प्रोविंसेस, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, विटो पावर टू गवर्नर। ठीक है, विटो पावर ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरल 1909 में, ठीक है, जो आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं उसके तहत। और इसका सही आंसर है डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस, ठीक है, प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की शुरुआत इसके तहत की गई थी। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ 3 मिनिस्टर हु वाज नॉट मेंबर्स। ठीक है, 1946 के जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, उसमें से कौन सदस्य नहीं था। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एस्क्रिप्स या लॉर्ड आमरी। ठीक है, तो लॉर्ड आमरी इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होने वाला है। बाकी ये तीनों ही मेंबर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द कैबिनेट विजन प्लान। कैबिनेट विजन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट विद इंडियन मेंबर्स, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पावर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें कैबिनेट मिशन प्लान के तहत की गई थी, एक्सेप्ट जो आपका ये है एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने नहीं स्वीकार किया, तो सी हमारा आंसर होने वाला है। Next question. After independence till the informance of the constitution, India was governed under। संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन किसके अंतर्गत चला। ठीक है, लॉ फ्रेम्ड कंसल्टेशन ऑफ इंडियन लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या नन ऑफ एबव। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, ठीक है, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कानून ही चलते रहे थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान
टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस इन 1940 नॉन एज 1947 में भारत को सत्ता हस्तांतरण की योजना किस नाम से जानी जाती है? डूरेंट, मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स, माउंटबेटन प्लान या बेबल प्लान? बेबल प्लान 1945 में आया था ये, ठीक है, फेल हो गया था। डूरेंट प्लान उसके बाद आया था और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना या बाल्कन प्लान या इस्मा योजना भी इसको बोलते हैं, इसके तहत भारत को सत्ता दी गई थी और भारत और पाकिस्तान का डिवीजन भी इसी एक्ट के तहत हुआ था, इसी 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 की रिकमेंडेशन पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सेल्फ गवर्नमेंट, कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, साइमन कमीशन या पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो मार्ले मिंटो अगर आपने पढ़ा है तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहां से शुरुआत हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट भी शुरुआत हो गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान अगर आपने 1946 में पढ़ा है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और अगर 1927 में आपने साइमन कमीशन पढ़ा है तो ये किससे रिलेटेड था? ठीक है, ये डायरकी सिस्टम को प्रोविंस में, ठीक है, सॉरी सॉरी आपका सेंटर में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी सिस्टम एट सेंटर? ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कर सकते हैं क्योंकि साइमन कमीशन की ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो 1927 में आया था और 1935 में लागू की गई थी डायरकी सिस्टम को। ठीक है, तो हमने प्रॉपर तरीके से इसको पहले ही पढ़ रखा है। The first attempt to introduce a federal system in India was made by the government of India Act। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1909, 1919, 1935 या नन ऑफ दीज? तो इसमें भी आप सी आंसर करोगे। 1935 में जो आपका फेडरल सिस्टम है उसको भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, भारत के सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा बना? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? तो आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 करेंगे, जब भारत में जो आपका कंपनी रूल खत्म हो गया था उसके बाद। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जब ये लागू हुआ था तो इसके तहत भारत में स्टेट ऑफ सेक्रेटरी या हम बोलेंगे भारत सचिव की पोस्ट शुरू हुई थी। ठीक है, लॉर्ड स्टेनली पहले भारत सचिव 1858 में बने थे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हमारा बी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर विच एक्ट वाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव अराउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? 1858 का जो गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? तो इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारत में एक व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। एसपी सिन्हा नाम था, 1910 में हुआ था ये, इस एक्ट के तहत हुई थी शुरुआत। ठीक है, हु फॉर्मली प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी, अगेन जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं यहाँ पे नाम, एम एन रॉय या महात्मा गांधी? तो आप प्रॉपर तरीके से सी आंसर कर सकते हो। ठीक है, एम एन रॉय ने ये इंपॉर्टेंट सजेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। Who first presented a demand of Constituent Assembly in 1895? तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 1895 में संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने प्रस्तुत की थी? गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर या बीजी तिलक? को आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर डी करोगे क्योंकि इसका आंसर, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज, भारत की संविधान सभा गठन का आधार क्या था? ठीक है, रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है 46, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर? ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा बनी और भारत का संविधान भी। According to the cabinet mission plan, how many total members were to in the constituent assembly? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 409, 429, 505, ठीक है, सॉरी 505,
तो इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। 389 जिसमें से 292 प्रांतों से लिए गए थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, और बाकी रिमेनिंग 93 कहाँ से लिए गए थे? प्रिंसली स्टेट से। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आ ही गया है हमारे पास प्रश्न ये भी, ठीक है। द प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से 292, प्रिंसली स्टेट से 93, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होने वाला है। ये सारी बातें सही है। नेक्स्ट आता है, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन इन 1947 द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिड्यूस टू, ठीक है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 299, 324, 333, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ा है, समझा है, तो आपको पता होगा कि 299 जब अक्टूबर 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रीऑर्गेनाइज की गई थी, तो इसमें 299 मेंबर शामिल किए गए थे। Under the cabinet mission plan, one represented in the constituent assembly represent a population of, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो इसका आंसर भी आप 10 लाख % कर सकते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय, संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से किसने चुना था? ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्था ने, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए कि इनका डायरेक्ट इलेक्शन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी इसमें हमारा कोई भी यानी कि इंडिविजुअल कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। Which province had the highest representation in the Constituent Assembly? विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो आज भी सबसे ज्यादा लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी यूपी की सीटें थी, जिसको पहले, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहां से निर्वाचन हुआ? वेस्ट बंगाल, मुंबई, ठीक है, तत्कालीन मध्य भारत, पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल से सबसे पहले इनको अपॉइंट किया गया था। बाद में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ या ईस्ट पाकिस्तान फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई और उसके बाद इनको मुंबई से अपॉइंट किया गया था। द मुस्लिम लीग बायकॉट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकॉज, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम अध्यक्ष चाहती थी, उसे उचित प्रतिनिधि नहीं मिला, या वह अलग संविधान सभा चाहती थी, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्यों किया था द मुस्लिम लीग ने? ठीक है, क्योंकि क्योंकि ठीक है, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड कर रहे थे, या अलग नेशंस की बात कर रहे थे कि हमको अलग देश होना चाहिए और अलग संविधान होना चाहिए, संविधान सभा अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, या के मुंशी। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से टेम्परेरी को बोल सकते हैं। जो फर्स्ट डे अपॉइंट हुए थे उनका नाम था सर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको अपॉइंट किया गया था। और नेक्स्ट डे यानी कि 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष बने थे 1950 तक, फिर यही अध्यक्ष रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। Who was the constituent advisory of the constituent assembly, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, ठीक है, एस सी बोस, के मुंशी, ठीक है, रफी अहमद किदवई, या फिर बी एन राव। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था। ठीक है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर नियुक्त किया गया था। इनकी भी बहुत अहम भूमिका रहती है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। Who among the following is not the member of the drafting committee of the constitution? निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगार, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे। ठीक है, आंसर आएगा डी। राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं रहे थे। 7 मेंबर थे, सातों के नाम हम ऑलरेडी अपने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक देख सकते हैं। लगभग 5 टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जारी रखना है अभी भी। The proposal to give India a constitution was passed by Constituent Assembly on, भारत को एक संविधान देने के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, या 26 जुलाई 1947। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा।
22 जनवरी 1946 को ही, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये बात कही थी कि हम भारत को एक संविधान देने वाले हैं, जिसके बारे में यहां से मीटिंग शुरू हो जाती है। Who was the chairman of the flag committee of the Constituent Assembly? संविधान निर्माण परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर प्रसाद के, मुंशी अंबेडकर, नेहरू? तो इनमें से कोई भी नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आपको कमिटीज भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई गई है। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। राष्ट्रीय ध्वज की अधिकल्पना, ठीक है, भारत के संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण की गई थी? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या जुलाई 1947, अगस्त 1947? तो इसका आंसर आता है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, जब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, हंसा मेहता के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। हाउ मेनी मेंबर प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था? 262, 284, 287, 289? तो इसका आंसर भी आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है। 284 सदस्य, ठीक है, ने इसको साइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल साइन किया था। In the constitution finally adopted by the constituent assembly, how many articles and schedule there? ठीक है, 375 आर्टिकल, 7 शेड्यूल, 387 आर्टिकल, 7, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी और 22 भाग भी थे। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये क्वेश्चन सभी को आई थिंक पता होता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच इनेक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर? जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का नियमन किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित या लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य कौन थे, ठीक है, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय? भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1946? तो सबसे पहले, ठीक है, जो आपका हम ये बोलेंगे कलेक्टिव रूप से स्वराज पार्टी ने 1924 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही चुनना है। इन 1946 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली 1946, ठीक है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। 1946 में विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनी गई थी। बी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो बिल्कुल ये बात सही है, ये तीनों ही इसके सदस्य थे। The first session of the Constituent Assembly was held in January 1947. संविधान की सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, तो ये दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। अडॉप्टेड नहीं हुआ था, इनफोर्स हुआ था ये, ठीक है, इनफोर्स हुआ था 26। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमको सही चुनना है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमको सही देखना होगा। इन 1946 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली 1946, ये बात तो बिल्कुल सही है। नेहरू जी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने ही बाइकआउट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ठीक है। तो हमारा आंसर केवल ए आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस वर ऑल डिसीजन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? क्या उसमें वोटिंग हुई थी? क्या उसमें सर्वसहमति थी? ठीक है, तो एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसहमति या सहमति या समायोजन, तो इसको बोलेंगे, ठीक है, कंसेंस एंड अकोमोडेशंस के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अनसेटिस्फाई नहीं किया जा सकता था। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना कठोर ना ही लचीला, अष्टा कठोर अष्टा लचीला, ठीक है, तो हम बोलेंगे पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल।
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, ठीक है, क्वासी फेडरल स्टेट, अ फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, अ यूनियन ऑफ स्टेट, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ा है तो उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है, ठीक है। इंडिया इज द भारत, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दिस मीन्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका क्या मतलब है? ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट, ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो वो सिंपल प्रश्न है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इसी को ही धर्मनिरपेक्षता माना गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का संविधान कैसा है, ठीक है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, एक्सट्रीमली रिजिड, लेस रिजिड, मोर फ्लेक्सिबल, मोर रिजिड एंड लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। कठोर अधिक और लचीला कम। तो हम बोलेंगे, ठीक है, कठोर कम है लेकिन लचीला अधिक है, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। 121 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। What टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? यूनिटरी है, कंप्लीटली फेडरल है, फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, यूनिटरी इन स्ट्रक्चर एंड फेडरल इन स्पिरिट, ठीक है। संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। संरचना में एकात्मक है लेकिन भावना में, तो हमारा सी होगा, ठीक है। संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना कैसी है? एकात्मक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। With reference to the Indian Constitution, it is often said that, ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? लिखित संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान या तानाशाही संविधान है, ठीक है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग माना जाता है। फ्रॉम वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स अथॉरिटी, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर होगा सी, द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के लोग हैं तभी भारत का संविधान है, और भारत का संविधान तभी बना है क्योंकि भारत के लोगों ने इसको स्वीकारा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याण का राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य, ठीक है। तो हमारा आंसर डी होगा, कम्युनिस्ट स्टेट भारत का। ये एक इंपॉर्टेंट फिलोसफी नहीं है, बाकी वेलफेयर, सोशलिस्ट और पॉलिटिकल इक्वलिटी देखने को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये नहीं आता है, हमारा आंसर आता है सी, ठीक है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, मान्यता प्रदान करता है। इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आज का, जिसमें हमने कंप्लीट वो चीजें पढ़ी, वो कंप्लीट उन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस किए जो हमने पिछले, ठीक है, 4-5 क्लासों में पढ़ लिए थे, ठीक है। इसी तरह से हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।